हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आफी के चैनल मैथ एजुकेशन में, जहां पे आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ऑर्गेनिक का एक चैप्टर हाइड्रोकार्बन के एक छोटा सा पार्ट है एल्केन। एल्केन की बात करेंगे, एल्केन की बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक का एक चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। जहाँ पे आज हम आपको एल्केन पढ़ाएंगे जो एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अप्रॉक्स 6 से 7 लेक्चर एल्केन का आएगा। मैं एल्केन को इस व्यू से पढ़ाऊँगा ताकि जेईई मेंस और नीट में जो भी क्वेश्चन आए वो मेरे कॉपी से मैच करे, मेरे कॉपी से मैच करे। अब हम बात करेंगे एल्केन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एल्केन के बारे में। ये ऑर्गेनिक का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो बेसिक चैप्टर में काउंट आता। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एक बेसिक चैप्टर में काउंट आता है। बाय द वे आप बात करोगे एल्केन का वेटेज का, तो एल्केन का वेटेज डायरेक्ट यहाँ से कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी होते हैं, नहीं तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ऑर्गेनिक का और जो क्वेश्चन करोगे उसमें यूज होगा। एल्केन की बात करोगे तो एल्केन में पढ़ना क्या क्या है वो सुनोगे। एल्केन का वेटेज की बात करोगे तो जनरली एक क्वेश्चन जेईई मेंस में यहाँ पे होता ही है। नीट में फिक्स है कि यहाँ से एल्केन से एक क्वेश्चन होगा। बोर्ड में भी यहाँ से आता है, जैसे इसका ऊर्ज रिएक्शन है और ऊर्ज का पार्ट है, तो बोर्ड में भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा। आपको बोर्ड में भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा, चाहे सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो या अदर बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड दोगे यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये बेसिक चैप्टर है। एल्केन की बात करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो एल्केन का बेसिक टर्म के बारे में पढ़ोगे, एल्केन का प्रिपरेशन पढ़ोगे, कैसे कैसे एल्केन को तैयार किया जाता है, कैसे कैसे बनाया जाता है। उसके बाद इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद इसका एप्लीकेशन और यूज, फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर से सुनोगे इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले एल्केन का बेसिक टर्म पढ़ोगे, उसके बाद प्रिपरेशन पढ़ोगे, कितने तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, कि किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद बात करोगे तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन और यूज, देन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन का बेसिक टर्म के बारे में। एल्केन का एक और नाम है, ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। आप लोग नाम सुना होगा, ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये तो आपको मालूम ही है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएगा और एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड बोले तो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना, अनसैचुरेटेड बोले तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना, या इस तरीक़ा से बोल सकते हो कि जहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो एल्केन की बात करोगे तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएगा। किस में आएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएगा। इसका एक और नाम है पैराफिन। इसका एक और नाम है पैराफिन। पैराफिन का मतलब होता है लेस रिएक्टिव। पैराफिन का मतलब होता है लेस रिएक्टिव, तो इसको आप लिख सकते हो लेस रिएक्टिव ही। लेस रिएक्टिव क्यों होता है? ये रहा आपका एल्केन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, और ये रहा आपका एल्कीन। बाय द वे एल्कीन और एल्काइन की बात करोगे, और ये रहा आपका एल्काइन। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में यहाँ पे देखा होगा कि ओनली सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक नहीं 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो बाय द वे बात करोगे डिसोसिएशन का, तो ये इजी वे में डिसोसिएट हो जाता है, और जो डिसोसिएट होगा वो मोस्ट रिएक्टिव होगा। तो ये तीनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्शन ये देता। उसके बाद ये, और ये यहाँ पे कोई एटम या ग्रुप कनेक्ट ही नहीं हो पाता। यहाँ पे ओनली सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसे तोड़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो एल्केन
का जो बॉन्ड है वो जल्दी टूटता नहीं है, ये जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। यहाँ से आप एटम को हटा सकते हो। इसका जो बॉन्ड है ओनली सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से सारा बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांगली कनेक्ट होता। यहाँ पे जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड काफ़ी इजी वे में डिसोसिएट हो जाता। यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है। तो ये तीनों में अगर रिएक्टिविटी की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा आपको जो रिएक्टिव दिखेगा वो दिखेगा एल्काइन। आप चाहो तो नोट कर सकते हो कि एल्केन अल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है एल्किन, और एल्किन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है एल्काइन, और उसका रीज़न है पाई बॉन्ड। उसका रीज़न है पाई बॉन्ड। एल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव एल्किन और एल्काइन। अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करोगे तो रिएक्टिविटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर यहाँ पे आप स्टेबिलिटी देखोगे, ये आपका हो गया रिएक्टिविटी का ऑर्डर, और यहाँ पे बात करोगे स्टेबिलिटी की ऑर्डर, तो ये हो जाएगा आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एल्केन, उसके बाद एल्किन, उसके बाद एल्काइन, उसके बाद एल्काइन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एल्केन, और इसके वजह से इसका एक और नाम है पैराफिन। पैराफिन स्टेबल होता है, लेस रिएक्टिव होता है, इसके वजह से इसका एक और नाम है पैराफिन। बाय द वे आप जनरल फार्मूला की बात करोगे, जनरल फार्मूला की बात करोगे तो जनरल फार्मूला होगा आपका CnH2n + 2, और ये तो आप लोग बचपन से जानते हो। n का वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 कोई भी वैल्यू ले सकते हो इस तरीक़ा से। एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n + 2, जहाँ पे आप पुट करोगे तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, डेकेन, दिस दैट आगे पुट करते रहो, नया नया हाइड्रोकार्बन मिलते रहेगा। तो ये हम आपको मीथेन इथेन बना करके नहीं दिखाएंगे, बिकॉज मैं आपको जेईई मेंस और नीट के लिए बता रहे हैं। आप मेरा लेक्चर देखोगे रेगुलरली, आप मेरे से कंप्लीट करते हो चैप्टर, तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जेईई और नीट का क्वेश्चन मेरे लेक्चर से नहीं जाएगा। ये लेक्चर डिलीट नहीं होने वाला है यूट्यूब से, ठीक है। आप मेरे से पढ़ो, आप कॉपी मेंटेन करो, और उसके बाद जब जेईई और नीट का क्वेश्चन आएगा उस समय देखना, क्वेश्चन 100% तो नहीं बोल सकते हैं कि मैच करेगा, लेकिन 90% से अब क्वेश्चन कॉपी से मैच कर जाएगा, आपका नोट्स से मैच कर जाएगा, ठीक है। तो आप पढ़ो और काफ़ी अच्छे से कॉपी को मेंटेन करो। तो यहाँ पे जो आया आपका एल्केन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब की बातें नहीं करेंगे, आप लोग कर चुके हो 7 6 क्लास में, 8 9 10 में, 11 12 में भी किया होगा यहाँ तक, तो इस बात पे हम बात नहीं करेंगे। आप एल्केन का मेंबर के नाम जानते हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब काफ़ी अच्छे से जानते हो। बाय द वे एल्केन की टाइप की बात करोगे, एल्केन का टाइप की बात करोगे तो जनरली एल्केन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक RH टाइप और एक RR टाइप। एल्केन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक RH टाइप और एक RR टाइप। RH को क्या बोलोगे? RR को बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्केन, सिमेट्रिकल एल्केन, और ये आपका कहलाएगा अनसिमेट्रिकल एल्केन। ये कहलाएगा आपका अनसिमेट्रिकल एल्केन। इस तरीक़ा से सिमेट्रिकल एल्केन, अनसिमेट्रिकल एल्केन की बात करते हैं। एक हो गया RH टाइप और एक RR टाइप, RH टाइप और एक RR टाइप। इसी में एक और आ सकता है, RH में ही एक और R टाइप का भी आ सकता है जो अनसिमेट्रिकल होगा। कुछ एग्जाम्पल करके आपके सामने दिखाते हैं, लाइक CH3 आप यहाँ पे देखोगे तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम है। देन ये सिमेट्रिकल एल्केन में कौन आएगा? बाय द वे बात करोगे CH3, CH2 और ये CH3, तो इसकी बात करेंगे तो ये आपका अनसिमेट्रिकल एल्केन में कौन आएगा? सिमेट्रिकल एल्केन बोले तो बाय द वे डिवाइड करो, बीच से डिवाइड करो और इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, देन सिमेट्रिकल एल्केन। अदरवाइज क्या होगा? वो अनसिमेट्रिकल एल्केन। तो सिमेट्रिक एल्केन की बात करेंगे तो एल्केन यहाँ पे 2 टाइप का आ गया, एक सिमेट्रिकल एल्केन और एक अनसिमेट्रिकल एल्केन। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जो जेईई और नीट में पूछ रखा है, आइसोमेरिज्म के साथ इसका रिलेशन।
एल्केन का आइसोमेरिज्म के साथ रिलेशन, कि एल्केन कौन कौन सा आइसोमेरिज्म को शो कर सकता है। तो बाय द वे बात करोगे इसमें आइसोमेरिज्म का ये टाइप आप कॉपी कर लेना। एल्केन में आइसोमेरिज्म की बात करोगे तो एक पॉइंट और लिख रहे हैं, हाँ कभी कभी क्वेश्चन आ जाता डायरेक्ट बेसिक टर्म से क्वेश्चन आ जाता कि एल्केन कौन कौन सा आइसोमेरिज्म में शो करेगा और अगर शो करेगा उसके लिए कितने कार्बन की ज़रूरत है। तो एक साइड हम लिख रहे हैं आइसोमेरिज्म और एक साइड हम लिख रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन। यहां से क्वेश्चन आ जाता कभी कभी कि एल्केन कौन कौन सा आइसोमेरिज्म में शो करेगा और उसके लिए मिनिमम कार्बन की ज़रूरत कितना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट में ही इसका चेन आइसोमेरिज्म। कौन सा? चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म समझते हो ना? चेन आइसोमेरिज्म समझते हो ना? बहुत बढ़िया। इसके लिए आपको 4 कार्बन की ज़रूरत पड़ेगा। इस तरीके से लिख सकते हो या इस तरीके से भी लिख सकते हो चेन आइसोमेरिज्म। आप डायरेक्ट याद रखना कि एल्केन कौन कौन सा आइसोमेरिज्म में शो करेगा। तो चेन आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम 4 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगा। अगर इससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है। दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म। कौन सा बात करेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए आपको 6 कार्बन की ज़रूरत पड़ता है। पोजीशन मतलब समझते हो ना? जहाँ पे साइड चेन, मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज कर जाए। क्या क्या बोले? जहाँ पे साइड चेन, मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज कर जाए उसको क्या बोलते? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो बाय द वे एल्केन को अगर शो करना है पोजीशन आइसोमेरिज्म तो कितने कार्बन की ज़रूरत पड़ेगा? तो उसके लिए कितना है? 6। जैसे एग्जांपल हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये कार्बन रहा, ये कार्बन है इस तरीके से 1 2 3 4 5 और ये रहा आपका 6। आप इसको लोकेट इस साइड उस साइड करते जाओ, नया नया पोजिशनल आइसोमेरिज्म बनते जाएगा। ये इसका पोजीशन चेंज करते जाओ, नया नया आइसोमेरिज्म बनते जाएगा। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में शो करने के लिए मिनिमम 6 कार्बन चाहिए। नेक्स्ट आता है एक और जो इम्पॉर्टेंट है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का नाम सुना होगा, कन्फॉर्मर पढ़ा होगा। इसके लिए मिनिमम 2 कार्बन की ज़रूरत पड़ता है। आप लोग नाम सुना होगा कन्फॉर्मर का कंडीशन कि एटलीस्ट 3 सिग्मा बॉन्ड कंटिन्यू होना चाहिए। तो मीथेन तो नहीं शो कर पाता, इथेन के बाद शो करता है, प्रोपेन शो करता है, ब्यूटेन शो करता है। दैट्स हम बात करें मिनिमम कार्बन का, तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम 2 कार्बन की ज़रूरत पड़ेगा। अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझते हो ना? हाँ, जहाँ पे कायरल कार्बन की बात होता है कि कायरल कार्बन रफली, ऐसे तो बहुत सा तरीका है जिस तरीके से आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देख सकते हो, लेकिन अगर मैं रफली बात आपसे करूं तो कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन समझते हो ना कि वैसा कार्बन जिसके साथ कनेक्ट चारों ग्रुप क्या हो? डिफरेंट। कायरल कार्बन किसको बोलेंगे? वैसा कार्बन जिसके साथ कनेक्ट चारों ग्रुप क्या हो? डिफरेंट। तो वैसे कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कायरलिटी मस्ट है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बाय द वे अगर एल्केन को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो करना है तो कितना कार्बन रखना पड़ेगा? तो इसके लिए आंसर आपका होगा 7। इस तरीके से कार्बन की ज़रूरत पड़ेगा 1 2। यहाँ पे बाय द वे आप कार्बन रखोगे इस तरीक़ा से, एक साइड 2 कार्बन है, एक साइड 3 कार्बन है, 3 और 2 5 6 7 और यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा तो काम चल जाएगा। तो ये आपका मिनिमम 7 कार्बन की ज़रूरत पड़ेगा। तो ये आप डेटा याद कर लो कि बाय द वे एल्केन को आइसोमेरिज्म में शो करना है। एल्केन कौन कौन सा आइसोमेरिज्म में शो करेगा? तो एल्केन चेन आइसोमेरिज्म में शो करेगा।
पोजीशन आइसोमरीज में शो करेगा, कन्फॉर्मेशनल आइसोमरीज में शो करेगा और ऑप्टिकल आइसोमरीज में शो करेगा। और इसके लिए मिनिमम कितने कार्बन की ज़रूरत पड़ेगा, तो मिनिमम मैं आपको लिख रखा हूँ। चेन के लिए 4, पोजीशन के लिए 6, कन्फॉर्मर के लिए 2 और ऑप्टिकल के लिए 7। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये डेटा कभी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट अब बात करेंगे, एक पॉइंट और बात कर लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। एल्केन में हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, तो आप एल्केन में देख रहे हो कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड आने वाला है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो अगर बाय द वे कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, और 4 बॉन्ड बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3। sp3 पे ज्योमेट्री भी देख सकते हो, साथ में टेट्राहेड्रल। आप इसको कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे, ये था आपका आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको दिखाता हूं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, किसका बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ये रहा आपका कार्बन, इस तरीके से कार्बन है अपना, एल्केन का कार्बन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखोगे तो कार्बन 4 बॉन्ड बना रखा है। तो अगर बाय द वे कार्बन 4 बॉन्ड बनाए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3। क्या आएगा, sp3। पूरे एल्केन में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp3, और sp3 पे जो इसका ज्योमेट्री आएगा वो आएगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल यहाँ पे बात करोगे बॉन्ड लेंथ का, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ का, तो जो बॉन्ड लेंथ आपको आने वाला है वो बॉन्ड लेंथ आपका आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड लेंथ कितना होता है, कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रम। ठीक है, 1.54 एंगस्ट्रम। बाय द वे कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ सकता है कि कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ की बात किया जाए, तो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ की बात करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 1.112 एंगस्ट्रम। 1.112 एंगस्ट्रम। आप एक डेटा और साइड से लिख सकते हो कि कभी भी ज़रूरत पड़ा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ, तो ये जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 1.54 एंगस्ट्रम। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये 1.34 एंगस्ट्रम, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये होता है आपका 1.20 एंगस्ट्रम। ठीक है, साइड से आप इसको भी नोट कर सकते हो अगर नहीं जानते हो तो, अगर जानते हो तब तो अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन का, एल्केन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री आएगा, बॉन्ड लेंथ की बात करोगे तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो 1.54 एंगस्ट्रम। साइड से हम दिखा रखे हैं आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ। आप इसका भी बातें कर सकते हो। बेसिक टर्म की बात करें तो बहुत सा बातें हैं जो है इसके बारे में एल्केन में, लेकिन उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जेई और नीट में। जेई और नीट अगर बेसिक टर्म की बात करो तो यहाँ पे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल को ध्यान दो, जनरल फार्मूला आप याद रखो, कौन कौन सा आइसोमरीज में शो करता है वो याद रखो, और ऐसे इस चैप्टर के लास्ट में हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख देंगे जो पॉसिबल होगा। साथ में चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद सारा जितना भी इस चैप्टर से जेई मेंस और नीट में क्वेश्चन आया है सबको मैं करा दूंगा, और आपको दिखाऊंगा कि देखो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन है, और ट्रिक भी, फोनोटिक्स भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, चलो तो आप ये बेसिक टर्म कॉपी कर लो। अब बेसिक टर्म जानने के बाद आता है कि किस किस तरीके से, कितने तरीक़ा से एल्केन को बनाया जाएगा, कितने तरीक़ा से एल्केन को बनाया जाता है। तो आप लिख सकते हो, ये बेसिक टर्म कॉपी कर लेना। बेसिक टर्म कॉपी कर लेना आप। अब यहां पे हम बात करेंगे यहां पे बात करते हैं जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन। जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन, कितने तरीक़ा से एल्केन को बना सकते हैं। जनरल मेथड क्या क्या हो सकता है, किस किस तरीके से एल्केन को बना सकते हैं। तो देखो भाई, सिंपल है,
एक कंपाउंड को बनाने का हज़ारों तरीका हो सकता है, लेकिन स्पेसिफाइड क्या कौन है, कौन कौन सा तरीका है जो बेस्ट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक कंपाउंड को 1000 तरीके से बना सकते हो आप। बहुत सा तरीका होता है यार कंपाउंड बनाने का। जैसे एल्केन है तो बहुत सा तरीका है। तो आपको ज़रूरत क्या है, आप 11th-12th में हो, ठीक है, जनरली आपको ज़रूरत क्या क्या है आपके एग्ज़ाम में, आईआईटी में, जेईई मेंस में ज़रूरत किसका है, ठीक है, नीट में ज़रूरत किसका है। तो बाय द वे ज़्यादा नहीं, आपको ना मैं 10 मेथड सिखाता हूँ एल्केन को। एल्केन को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। एल्केन को अलग अलग तरीके से मैं बना करके आपको दिखाता हूँ, टोटल 10 तरीके से, ठीक है। इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन नीट जेईई में नहीं होगा। तो हम लिखें कि किस किस तरीके से एल्केन को आप बना सकते हो, जिसमें मेरा फर्स्ट मेथड जो आता है, कितना मेथड बताएं तुमको, टोटल 10 तरीके से मैं आपको बना करके दिखाता हूं कि एल्केन को किस तरीके से बनाते हैं। इसमें बहुत सा नेम रिएक्शन इन्वॉल्व है जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जेईई मेंस और नीट में, ठीक है। तो मैं आपको ना रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म और यूज़ करके भी बताऊंगा। तो आप बने रहो वीडियो के साथ लगातार और सीखो कि किस तरीक़ा से एल्केन बनाया जाता है। तो फर्स्ट मेथड जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाई मिथाइलिन 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 इंसर्शन मेथड, मिथाइलिन इंसर्शन मेथड, मिथाइलिन इंसर्शन, मिथाइलिन इंसर्शन मेथड फर्स्ट मेथड है आपके सामने, मिथाइलिन इंसर्शन मेथड, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप केवल देख लो और देख करके इग्नोर कर सकते हो मिथाइलिन इंसर्शन को, ठीक है। टोटल 10 तरीके बताए हैं, आपको इम्पॉर्टेंस भी बता देंगे और फाइनली लास्ट में सबका फोनोटिक्स बना करके दिखाएंगे कि किस तरीके से आप याद कर सकते हो। मिथाइलिन इंसर्शन क्या होता है, तो सिंपल है कि CH3 और इस पर CH2N2 डाल करके हीट कर दो। कार्बिन के नाम सुने हो, कार्बिन के नाम सुने हो। जब हीट करोगे तो हीट करने के बाद नेचर में N2 जो गैस है, नाइट्रोजन गैस है, वो काफ़ी स्टेबल स्पेसिस है, काफ़ी स्टेबल गैस है। तो ये हीट करोगे तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा और ये बच जाएगा CH2, इसको बोलते हैं कार्बिन। और ये डाइवैलेंट होता, ये होता है डाइवैलेंट। उसके बाद इंसर्ट करने का मतलब समझ रहे हो, ये इस तरीके से जाता और इस तरीके से CH3 और ये साथ में CH2 है और बीच में ये CH2 भी आ जाता, CH2 और ये H। आप बोल सकते हो कि मिथाइलिन इंसर्शन मेथड से लोअर एल्केन से हायर एल्केन बना सकते हो। अगर बाय द वे कभी भी ज़रूरत पड़ा लोअर एल्केन से हायर एल्केन बनाने की, तो वहाँ पे आप मिथाइलिन इंसर्शन यूज़ कर सकते हो। बात करोगे ये काम कैसे करता है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म का, तो जहाँ तक हम बोले कि इसका मैकेनिज्म का कोई ज़रूरत नहीं है और ये इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। बस याद रखो कि एक ये भी तरीका है जो लोअर एल्केन से हायर एल्केन में कन्वर्ट कर सकता है, मिथाइलिन इंसर्शन मेथड। मिथाइलिन इंसर्शन मेथड, जब आप इस स्पेसिस को हीट करोगे, नाइट्रोजन काफ़ी स्टेबल स्पेसिस होता है और ये निकाल करके देगा कार्बिन। कार्बिन बोले तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो CH2, इसके बाद फिर भी 2 वैलेंसी इसका खाली है। कार्बिन, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है जिसमें 2 बॉन्ड कनेक्ट है और ये खाली है, इसको बोलते हैं कार्बिन। क्या बोलते, कार्बिन। अगर वायदा में मैकेनिज्म की बात करोगे या किस तरीके से बनाते हैं, तो एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। CH3 CH2 और CH2 के साथ है यहाँ पे एक और CH2 है। मैं इस तरीक़े से इसको लिख देता हूँ। अगर इस पर फिर से ये रिएजेंट डालें CH2N2 और डाल करके हीट करूँ मैं, तो यहाँ पे ये कार्बिन निकाल करके देगा। क्या निकाल करके देगा, कार्बिन। प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं वो देखना। तो देखो ये आपका काउंट करने आता है ना, प्राइमरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन और ये प्राइमरी कार्बन।
यहाँ पे दो टाइप का कार्बन प्रेजेंट है। कितने टाइप का कार्बन प्रेजेंट है? दो टाइप का। ये कार्बन और ये कार्बन दोनों प्राइमरी है, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों क्या है? प्राइमरी है। तो आप इस लोकेशन पे भी इंसर्ट कर सकते हो इस कार्बन को, या इस लोकेशन पे भी, इस लोकेशन पे यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा ना, तो आप यहाँ पे करो या यहाँ पे करो, दोनों एक ही बनेगा। या एक केस और है, आप ना इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ये हाइड्रोजन को ऐसा ना लिख करके आप ऐसे लिखो, तो आप इस जगह पे भी इंसर्ट कर सकते हो। ये सेकेंडरी है, आप या तो या इस कार्बन के साथ कर लो, इस कार्बन के साथ कर लो, या इस कार्बन के साथ कर लो। अगर आप यहाँ पे और यहाँ पे अगर CH2 को डालोगे तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको। CH3 CH2 और ये CH2 हो गया, यहाँ पे CH2 और उसके बाद ये CH2 आ जाएगा और इस तरीक़ा से बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीक़ा से। अगर बाय द वे आप यहाँ पे बात करते हो तो एक और प्रोडक्ट पॉसिबल है जो इस तरीक़ा से बनेगा, CH3 और उसके बाद ये CH हो जाएगा, यहाँ पे आपका CH3 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका CH2। दोनों में देखोगे CH2 के साथ हाइड्रोजन भी है तो CH3। आप ये दोनों का देखो, ये ब्यूटेन ही है, दोनों एक ही प्रोडक्ट बना है, इसका नाम होगा नॉर्मल ब्यूटेन। और इसकी बात करोगे तो ये आएगा आपका आइसोब्यूटेन, ये आएगा आपका आइसोब्यूटेन। और यहाँ पे स्टेबिलिटी के मामले में देखोगे तो इससे ज़्यादा ये स्टेबल होगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट और ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। ऐसे इसको ज़्यादा माइंड नहीं करना है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। ये फर्स्ट मेथड था एल्किन बनाने का, जो लोअर एल्किन से हायर एल्किन में कन्वर्ट करेगा। किसमें? लोअर एल्किन से हायर एल्किन में कन्वर्ट करेगा। इसके बाद एक और है, नेक्स्ट आता है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मेन है। आप इसे लिख लो और बस समझना कि ये भी एक तरीका है जिससे आप बना सकते हो। नेक्स्ट जो सेकेंड है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सेकेंड की बात करेंगे। सेकेंड तरीका जिससे हम एल्केन बनाएंगे, सेकेंड मेथड जिससे हम एल्केन बनाएंगे। टोटल 10 तरीके से मैं आपको एल्केन बना करके दिखाऊंगा, जिसमें फर्स्ट में आता है मिथाइलिन इंसर्शन, जो काफ़ी इजी है। ठीक है, काफ़ी इजी है। सेकेंड मेथड की बात करोगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाय द हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, बाय द हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। इस पे मैं स्टार मार रहा हूँ भाई, इसको ज़रूर अच्छे से सीखना। ठीक है, ये छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। बाय द हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन पे हाइड्रोजिनेशन कहने का मतलब समझ रहे हो ना, हाइड्रोजन ऐड करना। हाइड्रोजिनेशन बोले तो हाइड्रोजन ऐड करना। लिखे हैं बाय द हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, एल्कीन पे और एल्काइन पे हाइड्रोजन को ऐड करके आप एल्केन बना सकते हो। एक आपको जनरल फॉर्मेट मैं दिखा रहा हूँ इस तरीके से। ये आपका एल्कीन है, यहाँ पे कोई ऐसा कैटलिस्ट डालो, जो इस पे हाइड्रोजन को ऐड कर दें, और हाइड्रोजन ऐड करने के बाद ये इस तरीक़ा से हो जाएगा। हाइड्रोजन ऐड करने के बाद ये इस तरीक़ा से हो जाएगा। बाय द वे बात करोगे एल्काइन का, तो एल्काइन इस तरीके से होगा। बाय द वे यहाँ पे फिर से वही हाल, यहाँ पे कोई कैटलिस्ट डालो जो हाइड्रोजन निकाल करके देगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन आ जाएगा। अब फिर से यही काम करोगे, यहाँ पे रिएजेंट डालोगे या कैटलिस्ट डालोगे जो हाइड्रोजन निकाल करके दे। ठीक है, और ये आपको फिर से एल्केन बना देगा इस तरीके से। हाइड्रोजन नीचे भी ऐड कर देगा और ऊपर भी। ये आपका एल्कीन है, एल्काइन है, और ये आपका एल्केन।
बीच में एल्कीन, ये आपका एल्कीन रहा और ये आपका एल्केन और ये आपका एल्कीन रहा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बाय द हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन पे हाइड्रोजन ऐड करके आप एल्कीन बना सकते हो, उसमें ये तरीका है। अब यहाँ पे लिखे हैं कि कैटलिस्ट, आखिर यहाँ पे क्या ऐड करें, आखिर H2 के साथ हाइड्रोजन के साथ कौन सा कैटलिस्ट ऐड करें ताकि एल्कीन से एल्केन में कन्वर्ट कर दे। यहाँ पे एल्काइन पे हाइड्रोजन के साथ कौन सा कैटलिस्ट ऐड करें ताकि वो एल्कीन बना दे और उसके बाद किस में कन्वर्ट कर दे, एल्केन में। तो यहाँ पे आप लिख लो कि क्या क्या पॉसिबल है। आप इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बना करके लिख सकते हो, आप इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बना करके लिख सकते हो, आप इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बना करके लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहाँ पे हम बात करेंगे रिएजेंट का। रिएजेंट बोले तो यहाँ पे लिख सकते हो कैटलिस्ट, कि यहाँ पे कौन कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करें जो हमें एल्कीन से एल्केन और एल्काइन से एल्केन में कन्वर्ट कर दे। तो फर्स्ट कैटलिस्ट जो यूज होता है वो होता है निकेल पीडी और पीटी एट 300 डिग्री सेल्सियस। बाय द वे यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कैटलिस्ट के फॉर्म में निकेल पीडी पीटी अगर ये आप लेते हो तो ये एल्केन, ये एल्कीन एल्केन या एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्काइन एल्कीन और एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इन लोग हाइड्रोजन ऐड करने का काम करेगा। और भी है, जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लिख सकते हो कि जिस समय आप निकेल लेकर के 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हो तो इस समय एक रिएक्शन का नाम आता है साइबिटर-सेंडरसन मेथड। ठीक है, बाय द वे आप यहाँ पे और भी थर्ड रिएजेंट का मैं नाम लिख रहा हूँ, रेनी निकेल। रेनी निकेल, ये रेनी निकेल क्या होता है, तो निकेल के साथ एल्युमिनियम और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो। रेनी निकेल, रेनी निकेल किसको बोलेंगे, यहाँ पे देखना, यहाँ पे बात करें कैटलिस्ट का कि यहाँ पे क्या क्या कैटलिस्ट हम ले सकते हैं, H2 के साथ क्या क्या कैटलिस्ट ले सकते हैं जो इस रिएक्शन को परफॉर्म्ड कर दे, जो इस रिएक्शन को परफॉर्म्ड कर दे। तो इसके लिए मैं फर्स्ट में लिख रखा हूँ निकेल के साथ आप पीडी पीटी ले सकते हो 300 डिग्री सेल्सियस पे। बाय द वे निकेल लेकर के 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिखते हो तो इस रिएक्शन का एक स्पेशली नाम आता है सेम रिएक्शन का, साइबिटर-सेंडरसन मेथड। बाय द वे आप रिएक्शन यहाँ पे कैटलिस्ट के फॉर्म में रेनी निकेल ले सकते हो। क्या ले सकते हो, रेनी निकेल ले सकते हो। रेनी निकेल का काम बस ये होगा कि ये रिएक्शन जो हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ रहा है ना, ये टेम्परेचर को कम कर देगा। ये टेम्परेचर को कम कर देगा। रिएक्शन कैरीड आउट एट लो टेम्परेचर। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं कि बाय द वे विथ निकेल पीडी या पीटी, जब निकेल पीडी और पीटी जब आप यहाँ पे कंसीडर करोगे तो ये जो एडिशन होगा ये होगा साइन एडिशन। साइन एडिशन बाबू एक बार फिर से सुनना कि जब यहाँ पे कैटलिस्ट के फॉर्म में निकेल पीडी और पीटी लोगे तो ये जो एडिशन होगा वो होगा साइन एडिशन। साइन एडिशन कहने का मतलब है जो हाइड्रोजन दोनों होगा ये सेम साइड ऐड होगा, सेम साइड एडिशन होगा। जो दो हाइड्रोजन है जिसका एडिशन होगा ये दोनों हाइड्रोजन का एडिशन सेम साइड होगा। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट मैं लिख रखा हूँ, आप अगर कॉपी कर लिए हो या स्क्रीनशॉट ले लो तो हम फिफ्थ पॉइंट लिखें। अगर आप कॉपी कर लोगे तो मैं इसे एक बार इरेज करके ना मैं फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, ये लिख रखे हो ना,
या फिफ्थ पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिफ्थ, ठीक है। रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा एल्काइन। कौन होगा बाबू? एल्काइन एल्किन से। ऐसे स्टार्टिंग में मैं तीनों का दिखा रखा हूँ ऑर्डर कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो होता है एल्काइन, उसके बाद एल्किन, सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है वो होता है एल्काइन, उसके बाद एल्किन और उसके बाद एल्किन। ओके, ठीक है। तो ये फिफ्थ पॉइंट है। एक पॉइंट और मैं लिखना चाहूँगा, रिएक्टिविटी कभी कभी पूछ लेगा, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किन, ऑफ एल्किन, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, और लिख सकते हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन। ठीक है, फिर से समझते हैं। हम लोग एल्किन का प्रिपरेशन स्टार्ट किए, एल्किन बनाने का तरीका स्टार्ट किए। एल्किन बनाने का टोटल मैं 10 तरीका आपको बताया हूँ। ठीक है, बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जिसमें फर्स्ट था आपका मिथाइलिन इंसर्शन, और सेकेंड है आपका एल्किन और एल्काइन पे हाइड्रोजन ऐड करना। एल्किन और एल्काइन पे अगर आप हाइड्रोजन ऐड कर देते हो तो एल्किन बन जाता है। ये रहा एल्किन और ये रहा आपका एल्काइन। अगर ये एल्किन है और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कैटलिस्ट यूज़ करोगे तो एल्किन बन जाएगा। ये आपका एल्काइन है, हाइड्रोजन के साथ कैटलिस्ट यूज़ करोगे तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? एल्किन के बाद एल्किन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कैटलिस्ट क्या क्या हो सकता? सिंपल, ये कैटलिस्ट क्या क्या हो सकता? तो मैं कैटलिस्ट में फर्स्ट पॉइंट में बात किया कि कैटलिस्ट के फॉर्म में निकेल हो सकता है, पीडी हो सकता है, पीटी हो सकता है, वो भी हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे निकेल, पीडी, पीटी आप कंसीडर कर सकते हो, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में मैं बात किया कि अगर आप निकेल को 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे, ऐसे आप निकेल के साथ ले सकते हो, पीडी के साथ ले सकते हो, पीटी के साथ भी ले सकते हो। लेकिन जिस समय आप निकेल के साथ लेते हो टेम्परेचर, तो इस समय इस रिएक्शन का एक नाम आता है जिसका नाम होता है सैबिटर-सैंडरसन रिएक्शन। थर्ड पॉइंट में लिख रखा हूँ कि बाय द वे आप टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रखना चाहते हो तो निकेल के साथ एल्युमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो। निकेल के साथ अगर हाई टेम्परेचर नहीं रखना चाहते हो तो निकेल के साथ सोडियम और एल्युमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो। और जिस समय आप निकेल के साथ ये कंसीडर करोगे उस समय इस निकेल का नाम होगा रेनी निकेल। क्या नाम होगा? रेनी निकेल। नेक्स्ट पॉइंट में बात की है कि अगर निकेल, पीडी और पीटी कंसीडर करते हो तो इन लोग जो हाइड्रोजन को ऐड करेगा इन लोग जो हाइड्रोजन को ऐड करेगा वो हाइड्रोजन का साइन एडिशन होगा। साइन एडिशन होगा। साइन एडिशन कहने का मतलब होता है कि सेम साइड ऐड करेगा। ये देखो, ये जो हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है ना, वो सेम साइड। आगे हम बताएंगे साइन एडिशन और एंटी एडिशन। वाई द वे सेम ग्रुप का एडिशन सेम साइड हो रहा है, देन साइन एडिशन, और सेम ग्रुप का एडिशन ऑपोजिट साइड हो रहा है तो एंटी एडिशन। एडिशन का कॉन्सेप्ट आगे मैं सिखाऊंगा। साइन एडिशन और एंटी एडिशन, सेम ग्रुप का एडिशन सेम साइड होगा, देन साइन एडिशन। वाई द वे सेम ग्रुप का एडिशन ऑपोजिट साइड होगा, देन वो क्या कहलाएगा? एंटी एडिशन। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? एंटी एडिशन। तो अगर आप निकेल, पीडी, पीटी लेते हो तो ये साइन एडिशन देता जब भी ऐड करोगे। इसका इंपॉर्टेंस है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन में आपको घुमा लेगा। ठीक है, तो याद रखोगे निकेल, पीडी, पीटी साइन एडिशन देता। नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात कर रखा हूँ इसके साथ रिएक्टिविटी का। तो स्टार्टिंग में ही दिखा रखे कि सबसे ज़्यादा एल्काइन रिएक्टिव होता है, एल्किन रिएक्टिव होता, उसके बाद कौन होता? सबसे ज़्यादा एल्काइन, एल्किन और एल्किन। उसके बाद अगर एल्किन का रिएक्टिविटी देखना चाहते हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जैसे यहाँ पे एल्किन बना ना, तो कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है कोई क्वेश्चन वगैरह में, मैं कराऊंगा क्वेश्चन आपको कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है। तो उसके लिए देख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। जब ये सबसे मोस्ट रिएक्टिव ये है और मोस्ट रिएक्टिव से लिस्ट रिएक्टिव, अगर ये मोस्ट रिएक्टिव है तो लेस स्टेबल होगा, और ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की ओर जाएगा हाइड्रोजन ऐड होने के बाद, तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। क्या करेगा? रिलीज करेगा। ऐसे आप लोग पढ़ा होगा
कि एल्कीन पे 1 मोल हाइड्रोजन ऐड करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होता है उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो जितना ज़्यादा हीट रिलीज होगा हाइड्रोजन को ऐड करने के बाद, उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। आप एक बार इसे कॉपी कर लो। तो ये है आपका सेकेंड। उसके बाद आता है थर्ड दिखाता हूँ आपको, जो जितने भी बोर्ड है सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी तो डायरेक्ट नाम आ जाता है थर्ड का, ठीक है। थर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रिपरेशन मैं दिखाता हूँ आपको। थर्ड नंबर में जो आएगा, ठीक है, इस पर स्टार मार लो, गोविंदा। उर्ज रिएक्शन बहुत मजा आएगा रे उर्ज रिएक्शन करने में, ठीक है। ये फर्स्ट रिएक्शन आ रहा है जहां पे आपको मैकेनिज्म दिखाएंगे और यहां पे बहुत सा क्वेश्चन कराएंगे। यहां पे रुकेंगे और बहुत सा क्वेश्चन कराएंगे। उर्ज रिएक्शन का टाइप। तो मैं अब आप लोगों को सिखाता हूं उर्ज रिएक्शन, ठीक है। बाय द वे डिफिनेशन की बात करोगे तो डिफिनेशन लिख देते हैं। डिफिनेशन इस तरीका से लिख सकते हो आप, when 2 mole of alkyl halide when 2 mole of alkyl halide समझते हो ना, RX। when 2 mole of alkyl halide react with sodium metal, when 2 mole of alkyl halide react with sodium metal in presence of dry ether, then formed symmetrical alkane या बोल सकते हो हायर एल्केन। और यही आपका क्या कहलाता है, उर्ज रिएक्शन का मैं कंप्लीट मैकेनिज्म दिखाऊंगा और ये इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी क्वेश्चन भी आता। डिफिनीशन सुनना, जब आप 2 मोल एल्काइल हैलाइड, क्या बाबू, जब आप 2 मोल एल्काइल हैलाइड को रिएक्शन करवाते हो सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो वहां पे जाकर के सिमेट्रिकल एल्केन बनता इस तरीका से। ये रहा आपका RX एल्काइल हैलाइड, ये 2 मोल होना चाहिए। आप 2 मोल यहाँ पे लिख दो या यहाँ पे लिख दो। अब बोल सकते हो सर 2 मोल क्यों होना चाहिए, तो वो मैकेनिज्म में मैं आपको दिखाऊंगा। सोडियम के साथ ड्राई ईथर की क्यों जरूरत है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे बनता है सिमेट्रिकल एल्केन RR और साथ में निकलता है NaX, ठीक है। ये सुनना, जब आप 2 मोल एल्काइल हैलाइड, देखो एल्काइल हैलाइड समझते हो ना, यहाँ पे फिशेस का नाम लिख दूँ क्या, एल्काइल हैलाइड RX, ये एल्केन है और हैलाइड एल्काइल हैलाइड। जब आप 2 मोल एल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बनता है सिमेट्रिकल एल्केन बोल सकते हो या हायर एल्केन बोल सकते हो। हायर एल्केन इसलिए बोलते बिकॉज अगर इसमें 1 कार्बन है तो इसमें 2 कार्बन होगा, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 4 कार्बन होगा, ठीक है, 4 कार्बन होगा। तो इसको बोलते हैं उर्ज रिएक्शन। फिर से सुनना, उर्ज रिएक्शन किसको बोलते हैं, जब आप 2 मोल एल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो तो जाकर के बनता है सिमेट्रिकल एल्केन या बोल सकते हो हायर एल्केन। इसी को क्या बोला जाता, उर्ज रिएक्शन। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन एराइज करो, ये तो डायरेक्ट रिएक्शन हो गया कि जब आप 2 मोल एल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो तब जाकर के बनता है हायर एल्केन। अब ये बनता कैसे है, यहाँ पे सोडियम का क्या काम है, यहाँ पे ड्राई ईथर का क्या काम है, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड किस तरीके से वर्क करता,
अगर ये क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा है तो सबसे पहले तो आप डिफिनेशन याद कर लो कि 2 मोल एल्काइल हैलाइड, कितना 2 मोल एल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ रिएक्शन करवाना है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, क्या बनेगा एल्केन। और इस रिएक्शन का नाम क्या आएगा उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन एक कपलिंग रिएक्शन का ही पार्ट है। कपलिंग रिएक्शन आगे पढ़ोगे, उर्ज का टाइप भी बहुत होता जो अगले लेक्चर में पढ़ोगे। यहाँ पे अगर आप मैकेनिज्म की बात करोगे तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उर्ज रिएक्शन कैन बी explained by 2 types of mechanism। 2 types of mechanism क्या लिखे बाबू, उर्ज रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन बाय 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। ए में आएगा आपका रेडिकल मैकेनिज्म और दूसरा जो आएगा वो आएगा आपका आयोनिक मैकेनिज्म। डिफिनेशन तो याद हो गया होगा आपको। अब यहाँ पे हम उर्ज रिएक्शन की बात कर रहे हैं। उर्ज रिएक्शन को आप 2 तरीक़े से एक्सप्लेन कर सकते हो। उर्ज रिएक्शन को आप 2 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, एक रेडिकल मैकेनिज्म से और दूसरा आयनिक मैकेनिज्म से। और ये रेडिकल मैकेनिज्म और आयनिक मैकेनिज्म हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। उर्ज रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा। ओके, बाय द वे आपको वीडियो में कुछ और सजेस्ट करना है और कुछ मॉडिफाइड करना है तो एक बार कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।